हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 13, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रोथ। तो हम यहाँ पे ग्रोथ ऑफ प्लांट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें। आपके पास आपकी एनसीईआरटी खुली हुई होनी चाहिए, ठीक है, प्लस आपके पास पेन एंड कॉपी होने चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। You have already studied the organization of flowering plant in chapter 5। तो चैप्टर 5 में हमने फ्लावरिंग प्लांट की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हमने स्टडी कर ली है। Have you ever thought about where and how the structures like roots, stem, leaves, flower, fruits and seeds are arises, and that too in an orderly sequences। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे जो प्लांट के जो स्ट्रक्चर हैं, फॉर एग्जांपल रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स, फ्लावर, ये सारे के सारे जो है कैसे अराइज होते हैं, ठीक है, कैसे फॉर्म होते हैं। और जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, इनका जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो भी एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म्स सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट एंड मैच्योर प्लांट। तो यहाँ पे जो है 4 टर्म्स दिए गए हैं, सीड, सीडलिंग, प्लांटेड एंड मैच्योर प्लांट। तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखो, यहाँ पे सीड क्या होता है, तो इसके बारे में तो हमने बहुत बातें की हैं। सीड का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जिसमें कि आपका एम्ब्रियो होता है, स्टोर फूड होता है और वहां पे प्रोटेक्टिव कोट होता है, ठीक है। सीड में क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का मतलब जो प्लांट्स के यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट है वो आपस में फ्यूज होकर के यहाँ पे क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। फिर वो जाइगोट जो है सेल डिवीजन करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो यही जो एम्ब्रियो है वो सीड के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और उस सीड के अंदर आपका जो है उसके लिए स्टोर फूड रखा हुआ होता है और प्रोटेक्टिव कोट भी होता है। फीचर क्या है, ये क्या होता है, डोरमेंट स्टेज। डोरमेंट स्टेज का मतलब अगर सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जर्मिनेट नहीं हो रहा है इसका मतलब वो रेस्टिंग फेज में है और उस रेस्टिंग फेज को डोरमेंट स्टेज कहा जाता है। कैन विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन, और ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन को आराम से सर्वाइव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे सीडलिंग। तो सीडलिंग क्या होता है, यंग प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। तो जब ये सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है तब यहाँ पे क्या होता है, यंग प्लांट जो इमर्जिंग जो निकल रहा होता है उसी को सीडलिंग बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, आपको रेडिकल मतलब कि रूट देखने को मिलेगा, प्रिम्यूल शूट देखने को मिलेगा, एंड वहां पे आपको कॉटिलिडन भी देखने को मिलेगा। और ये जो सीडलिंग होता है उसमें जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है प्लांटलेट। प्लांटलेट क्या होता है, स्मॉल डेवलपिंग प्लांट फॉर्म्ड फ्रॉम सीडलिंग और वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक टिश्यू कल्चर और बड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो सीडलिंग जो होता है तो वहां से जो प्लांट यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, जो प्लांट यहाँ पे फॉर्म होता है। और स्पेशली ये जो वर्ड है ये टिश्यू कल्चर में जो है यूज किया जाता है। सो दैट इज द प्लांटलेट। और ये जो प्लांटलेट है इसको अगर आप किसी भी इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट में अगर आप उसको लगाते हैं तो ये जो प्लांट है वो ग्रो कर सकता है और इसमें जो है बेसिक ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे मैच्योर प्लांट। तो मैच्योर प्लांट क्या होता है, फुल्ली ग्रोन प्लांट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये जो फुल्ली ग्रोन होगा, अब वो अब वहां पे फुल्ली ग्रोथ अगर हो गई है तो वहां पे फिर वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी वहां पे हो रहा होगा। इसके पास रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। और ये क्या करता है, अपना लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट करता है। ओके, तो ये हो गए 4 टर्म्स। नाउ however, the leaves, flowers, and fruits of the same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically and time repeatedly, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं वो क्या होते हैं, ये तो एक लिमिटेड
डायमेंशंस में ही यहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो है पीरियोडिकली टाइम टाइम पर ये क्या होते हैं, ये फॉल भी होते हैं, ये गिरते भी हैं। ओके, फिर से नए लीव्स, फ्लावर, फ्रूट आ जाते हैं, फिर वो गिरते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। Why does vegetative phase precede flowering in plant? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यों जो है वेजिटेटिव फेज हमेशा पहले आता है, किससे, रिप्रोडक्टिव फेज से। अब रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या है, अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग, ठीक है, कुछ कुछ प्लांट में आप देखे होंगे कि एक पर्टिकुलर सीजन ही आता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो है वेदर होता है जिसमें वो फ्लावरिंग वहां पे स्टार्ट होती है, अदरवाइज वहां पे फ्लावरिंग नहीं होती है। तो वो जो है क्या होता है, उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है। और बाकी फ्लावर के अलावा जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी जो है वेजिटेटिव फेज में आती हैं। ओके, चलो, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यों हमेशा वेजिटेटिव फेज पहले आता है रिप्रोडक्टिव फेज से। ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ टिश्यूज। इज देयर any relationship between the structure of a cell, tissue and organ and the function they perform? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी प्लांट ऑर्गन्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ टिश्यूज एंड सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो क्या यहाँ पे रिलेशनशिप है बिटवीन दी सेल, टिश्यू, ऑर्गन और जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बीच में? कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड? तो क्या इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं और इनका जो फंक्शन है, ठीक है, जो भी सेल है, टिश्यू है, ओके, ऑर्गन्स है, तो इनका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, क्या आप इसको अल्टर कर सकते हैं, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं? ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हमको इस चैप्टर में क्या करना है, खोजना है। ऑल सेल्स ऑफ अ प्लांट आर डिसेंडेंट्स ऑफ जाइगोट। तो जितने भी सेल्स हैं किसके, प्लांट्स के, वो सारे क्या है, डिसेंडेंट्स ऑफ जाइगोट, मतलब कि सारे के सारे जाइगोट से ही मिलकर के बने हुए हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कैसे कि यहाँ पे प्लांट में जो है मेल एंड फीमेल गैमिट होते हैं, वो फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे। अब जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे आपका जो है प्लांट बॉडी तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो प्लांट बॉडी के जो सेल्स हैं, जितने भी सेल्स, वो क्या है, जाइगोट के डिसेंडेंट्स हैं, जाइगोट से ही ये निकले हुए हैं। ओके, नाउ the question is then why and how do they have different structural and functional attributes? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर सारे के सारे सेल जाइगोट से ही निकले हुए हैं, तो ये जितने भी सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट क्यों है? ठीक है, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट टर्म को समझाया गया है कि डेवलपमेंट में जो है आपका दो यहाँ पे प्रोसेस आता है। एक है ग्रोथ, आपका जो है वहां पे ग्रोथ भी होगा, और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को आप ले लीजिए मैच्योरेशन। ठीक है, to begin with, it is essential and sufficient to know that the development of mature plant from a zygote fertilized egg follow a precise and highly ordered succession of events. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप डेवलपमेंट के बिगनिंग को देखें, ठीक है, तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, जाइगोट से स्टार्ट होता है। एंड जाइगोट क्या है, एक फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग है जाइगोट, जहां से ये जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और जो है बहुत सारे सक्सेसिव इवेंट्स को जो है ये क्या करती है, क्रॉस करती है, कंप्लीट करती है, तब जाके ये जो है एक पूरे प्लांट बॉडी में कन्वर्ट होती है। During this process, a complex body organization is formed that produces roots, leaves, branches, flowers, fruits, and seeds, and eventually they die. तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, सक्सेशन ऑफ इवेंट है, इसमें जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है। एग्जाम्पल के लिए आप लो, रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, और लास्ट में फिर ये क्या हो जाते हैं, इनके टाइम आने पर इनकी डेथ हो जाती है, दे डाई। ओके, नाउ the first step in the process of plant growth is seed germination. तो यहाँ पे जो है प्लांट ग्रोथ का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन। ठीक है, सीड जो जर्मिनेट होता है उसको एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लांट ग्रोथ कंसिडर किया गया है। The seed germinates when favorable condition for growth exist in the environment. In absence of such favorable conditions, the seeds do not germinate and goes into a period of suspended growth or rest. अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो जाइगोट है विच इज फर्टिलाइज्ड एग, इसी से ही ऑल सेल्स ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट, मतलब कि ऑल सेल्स ऑफ प्लांट जो है जाइगोट से ही बने हुए हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप इन प्रोग्रेस ऑफ प्लांट, इसको किसको बोला गया है? सीड जर्मिनेशन को। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो सीड जर्मिनेट तभी होगा जब यहाँ पे क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन होगा। फेवरेबल कंडीशन का मतलब जहाँ पे वो जो सॉइल है वहां पे परफेक्ट सॉइल होनी चाहिए, वहां पे वाटर का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑप्टिमम होना चाहिए, या वहां पे सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्लांट। तो जब सीड को इस तरह की परफेक्ट ह्यूमिडिटी, परफेक्ट टेम्परेचर, हर चीज अच्छे से मिलता है, फेवरेबल मिलता है, तब वो सीड वहां पे जर्मिनेट होकर के क्या करता है? वहां पे प्लांट का फॉर्मेशन करता है। अगर वहां पे ये सब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे वाटर की कमी है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे ह्यूमिडिटी अच्छी नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या तो बहुत लो है, ठीक है, तो इस तरह की चीजें अगर वहां पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो सीड जो है कभी भी आपका जर्मिनेट नहीं करेगा। अब वो जर्मिनेट नहीं करेगा तो वो क्या करता है? गोज इनटू अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट। तो वो जो है रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है यहाँ पे? सीड डोरमेंसी। क्या कहते हैं? सीड डोरमेंसी। मान लो यहाँ पे सीड है जो कि जर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो डोरमेंट स्टेज में प्रेजेंट है। यहां तक बात समझ में आई? चलो, once favorable condition return, the seeds resume metabolic activities and growth take place. अब जैसे ये जो सीड है इसको यहाँ पे क्या, ये जो सीड है इसको यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला तो वो सीड डॉर्मेंट स्टेज में चला गया। अब जब इसको फिर से जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब फिर इसका जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो जाएगा और ये जो है प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द वेरी बेसिक थिंग्स। नाउ in this chapter you shall also study some of the factors which govern and control these development processes। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे जो कि जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस में बहुत सारे फैक्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं। These factors are both intrinsic internal and extrinsic external to the plant। और ये जो फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरनल फैक्टर्स इंट्रिंसिक जिसको बोला जा रहा है और एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स टू द प्लांट यहाँ पे होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे फिगर 13.1। ओके, तो यहाँ पे जैसे ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो फिगर 13.1 में आपको जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन, ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा प्लांट है? बीन का प्लांट है। और बीन कैसा होता है? डाइकॉट होते हैं। ठीक है, बीन कैसे होते हैं? डाइकॉट होते हैं। और ये जो बीन है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? फाबेसी फैमिली से ये क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको फिगर 13.1 में क्या क्या दिया गया है? यहाँ पे एक तो सीड यहाँ पे क्या हो रहा है? जर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, जर्मिनेट होकर के यहाँ पे इसको आप क्या बोल सकते हो? सीडलिंग बोल सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो? सीडलिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस इमेज को हम समझते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है? सॉइल लाइन है। सॉइल लाइन के नीचे यहाँ पे क्या था? पहले सीड था। ठीक है, सीड को फेवरेबल कंडीशन मिला, अभी यहाँ पे क्या हुआ? जर्मिनेट करना यहाँ पे चालू हुआ। ठीक है, जर्मिनेट करके यहाँ पे ये क्या बना लिया? यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा रूट डेवलप हो गया। यहाँ पे आपको जो है कॉटिलीडन यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर ये क्या करते हैं? यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? हाइपोकोटाइल दिया गया है। क्या दिया गया है? हाइपोकोटाइल। तो देखो ये क्या है? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस बिलो द कोटिलिडन। तो जब हम एम्ब्रियोनिक एक्सिस को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे आपको जो है हाइपोकोटाइल रीजन देखने को मिलता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कोटिलिडन के नीचे। ये क्या करता है? कनेक्ट्स रेडिकल एम्ब्रियोनिक रूट टू दी कोटिलिडन। तो ये जो हाइपोकोटाइल है वो रेडिकल का पोर्शन क्या होता है जो कि क्या करता है? यहाँ पे जो रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? रेडिकल को कोटिलिडन से जोड़ने का काम करता है। नाउ डेवलप्स इनटू द रूट सिस्टम आफ्टर जर्मिनेशन। और ये क्या करता है? जर्मिनेशन के बाद पूरा का पूरा जो है रूट सिस्टम में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो ये क्या है? कॉटिलिडन। और यहाँ पे भी इसमें भी ये कॉटिलिडन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है। टू कॉटिलिडन्स का मतलब ये जो प्लांट है ये क्या है? डाइकॉट है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये कॉटिलिडन्स है वो क्या काम करते हैं? तो कॉटिलिडन्स को हम सीड लीव्स भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? स्टोर फूड मटेरियल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो भी एम्ब्रियो होता है उसके लिए फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। इन डाइकॉट्स 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट्स में एक ही कोटिलिडन होता है जिसको स्कूटेलम कहते हैं इन ग्रासेस। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो कॉटिलिडन है उसके ऊपर में ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज सीड कोट। क्या है वो? सीड कोट। अब ये जो सीड कोट है ये क्या होता है? आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ सीड सीड होता है, ओके। एंड इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम इंजरी, डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। तो ये क्या करता है? सीड कोट जो है सीड को प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे काम करता है। अब इसी में आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है इपिकोटाइल का, ठीक है। इपिकोटाइल। तो यहाँ पे ये जो इपिकोटाइल है ये क्या होता है? पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस अबव द कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन के ऊपर जो है ये इपिकोटाइल आपको देखने को मिलता है। इट बियर्स द प्लिम्यूल विच डेवलप्स इनटू द शूट सिस्टम, स्टेम एंड लीव्स ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। और ये जो इपिकोटाइल है ये क्या करता है? शूट सिस्टम में डेवलप होता है जिसमें जो है आपका लीव्स एंड स्टेम जो है आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो पोर्शन है इसको इपिकोटाइल बोला जा रहा है, और यहाँ ये जो दोनों पार्ट है दैट इज द हाइपोकोटाइल पार्ट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रूट सिस्टम का जो है डेवलप हो गया है, और इधर यहाँ पे पूरा का पूरा शूट सिस्टम। इसमें फ्लावर्स नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा जो स्टेज है इसको आप जो है वेजिटेटिव फेज कहेंगे या वेजिटेटिव स्टेज कहेंगे। जब इसमें फ्लावरिंग का टाइम आएगा सो वो क्या हो जाएगा? इनका रिप्रोडक्टिव फेज या फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ। ग्रोथ is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristic of the living being। अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या होता है? जो ग्रोथ होता है उसको मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है किसका? लिविंग बीइंग का। जो भी यहाँ पे लिविंग है वो क्या करता है? वो ग्रोथ करता ही है, ठीक है। नाउ What is growth? तो यहाँ पे growth क्या है ये पूछा गया है। Growth can be defined as an irreversible permanent increase in size of an organ or its parts or even an individual cell। तो यहाँ पे ये जो growth है वो क्या होता है? irreversible permanent increase in size, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई प्लांट है, यहाँ पे ये लीफ इतनी छोटी है, ग्रो करके ये क्या हो जाती है? वो इतनी बड़ी हो जाती है। तो क्या ये जो लीफ है वो फिर से छोटी हो जाएगी? क्या नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई ह्यूमन बेबी है, अगर हम ह्यूमंस के केस में ले, तो ह्यूमन बेबी यहाँ पे ये इतना बड़ा वो क्या हुआ? यहाँ पे ग्रो किया, ठीक है। अब ग्रो किया तो वो क्या फिर से इतना छोटा हो जाएगा? क्या नहीं होगा। इसीलिए ग्रोथ को इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज बोला जाता है इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। चाहे वो साइज ऑफ ऑर्गन हो और इट्स पार्ट्स ऑफ इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, चाहे वो इंडिविजुअल सेल की ही क्यों ना बात हो रही हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो एग्जाम्पल के लिए आप एक्सपेंशन ऑफ लीफ को ले सकते हैं। नाउ generally growth is accompanied by metabolic process both anabolic and catabolic that occurs at the expense of energy। तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो बढ़ना है ऑर्गेनिज्म का या किसी भी ऑर्गन का या इंडिविजुअल सेल का, तो वो रिजल्ट होता है किसका? मेटाबॉलिक प्रोसेस का। और ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है इसमें दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या आता है? जैसे कोई फूड है उससे हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तो वहां पे उसको क्या करेंगे? हम ब्रेक डाउन करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है? यहाँ पे जो है एसेंशियल जो कंपाउंड्स हमें सेलुलर एक्टिविटीज के लिए जो चाहिए होती है उसका यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, तो दैट इज द एनाबॉलिक। तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ है वो रिजल्ट होता है बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस का, और यहाँ पे जो है आपका एनर्जी जो है यहाँ पे खर्च होती है, ओके। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज ग्रोथ। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। देखो जैसे ये ग्रोथ है, ओके। तो ग्रोथ यहाँ पे क्या है? एक फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग। तो जो भी लिविंग बीइंग है उसका एक क्या है? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप वो लिविंग है तो वो ग्रोथ करेगा ही करेगा किसी भी फॉर्म, ओके। बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग, दैट इज a वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी लिविंग बीइंग का। क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज इनएनिमेट मैटर का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग, ठीक है। इनएनिमेट मैटर शोज ग्रोथ,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, वुड का यहाँ पे ब्लॉक रखा है, इसको जो है आप पानी में डुबा करके रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिविंग, जो लिविंग बीइंग है उनमें तो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें भी जो है यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, तो इसीलिए जो है ये जो ग्रोथ है वो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग तो है, लेकिन वो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, देखो प्लांट जो है अपनी थ्रू आउट लाइफ क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो उस जो ऐसा ग्रोथ जो थ्रू आउट लाइफ जो है उनके होते ही रहता है, दैट इज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ओके, प्लांट ग्रोथ इज यूनिक। तो यहाँ पे जो प्लांट ग्रोथ होता है वो यूनिक होता है, क्यों? बिकॉज प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड होता है, वो थ्रू आउट देयर लाइफ होते रहता है। दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। और ये जो ग्रोथ है वो क्यों, कैसे होता है, क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल एट सर्टेन लोकेशन। तो प्लांट में सारे जगह पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होंगी, ठीक है, कुछ सर्टेन जगह है, ऐसी जगह है जो कि वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, और वो थ्रू आउट द लाइफ जो है प्लांट की जो हाइट है वहां पे उसको इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, these cells of such meristems have the capacity to divide and self-perpetuate. तो यहाँ पे ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ये इनके पास क्या होता है, कैपेसिटी टू डिवाइड, दे कैन डिवाइड। ओके, ये डिवाइड कर सकती हैं। और सेल्फ परपेचुएट, सेल्फ परपेचुएट का मतलब क्या होता है कि ये अपने आप को बनाए रखती हैं। यहाँ पे जो है मेरिस्टेमेटिक सेल फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्ली स्टेज में है प्लांट के, इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो मैच्योर हो जाएगा तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स गायब हो जाएंगी, नहीं। ये जो है सेल्फ परपेचुएट होती हैं, इसका मतलब जो है वो लेटर ऑन भी ये जो कैपेसिटी है डिवीजन का, सेल डिवीजन का, उसको होल्ड करके रखती हैं, उसको जो है बनाए रखती हैं। ओके, नाउ the product, however, soon lose the capacity to divide, and such cells make up the plant body. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, डिवाइड करती गई, करती गई, करती गई, करती गई। ठीक है, अब उसके बाद जो भी प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइड करते करते इन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है, अदर सेल जो है उसको बनाए। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो है अपनी जो डिवीजन जो कैपेसिटी है उसको लूज कर देते हैं। ठीक है, लूज करके ये क्या करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, और इस तरह से जो है ये जो पूरा जो प्लांट बॉडी है वो मेरिस्टेमेटिक सेल से फॉर्म होती है। क्या क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिवाइड करते जाती है, अब डिवाइड कर रही है तो अपना वो प्रोडक्ट क्या कर रही है, वहां पे छोड़ रही है। अब ये जो प्रोडक्ट है, अदर सेल्स हैं, वो अपना डिवीजन कैपेसिटी को लूज कर देती हैं और वहां पे मैच्योर होती हैं, ताकि मैं जो है पानी ट्रांसपोर्ट करने का, वाटर जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करूं, फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करूं, फोटोसिंथेसिस का काम करूं। इस तरह से वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, और इसी तरह से पूरा जो है ये प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। नाउ this form of growth wherein new cells are always being added to the plant body by activity of the meristem is called the open form of growth. अच्छा, अब देखो हमने क्या बोला कि ये जो मेरिस्टेम सेल्स होती हैं इनमें डिवीजन कैपेसिटी होती है और ये सेल्फ परपेचुएट होती है, मतलब कि ये जो डिवीजन जो कैपेसिटी है उसको होल्ड करके रखती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब चाहे जो प्लांट है वो नया हो या पुराना हो, ठीक है, चाहे वो मैच्योर हो, बड़ा हो, तभी भी वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब वो प्रेजेंट है तो उसमें डिवीजन कैपेसिटी भी है, अब डिवीजन कैपेसिटी भी है तो वो जो है डिवाइड करके न्यू सेल्स क्या करते रहती हैं, ऐड करते रहती हैं प्लांट बॉडी में, और इस तरह से जो है प्लांट का ग्रोथ जो है होता रहता है। तो इस तरह की जो ग्रोथ ग्रोथ है उसको हम क्या कहते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं, जिसमें जो है प्लांट में जो है न्यू सेल जो है ऐड होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ क्या क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट हो गया, ठीक है, यू कैन नॉट, आप ये जो है डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये जो प्लांट है इसका पर्टिकुलर हाइट इतना ही जाएगा, इस तरह से आप नहीं कर सकते, वो ग्रोथ होते ही रहेगा। ठीक है, और सेकेंड यहाँ पे क्या हो गया, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, क्यों, क्योंकि मेरिस्टेम सेल्स की वजह से न्यू सेल जो है ऐड होते ही रहती हैं। ओके, नाउ
What would happen if the meristem ceases to divide? Does this ever happen? So that is the question for you. आपको जो है सर्च करना है क्या कि जो मेरिस्टेम का जो ये जो कैपेसिटी है अगर वो सीज हो जाए, ठीक है, डिवीजन कैपेसिटी है तो क्या होगा और क्या ऐसा कभी होता है क्या? ठीक है, चलो। In earlier classes, you have studied about the root apical meristem and shoot apical meristem. तो earlier classes में हमने plant anatomy में बहुत अच्छे से पढ़ा है किसके बारे में? Root apical meristem and shoot apical meristem के बारे में. You know that they are responsible for the primary growth of the plants and principally contribute to the elongation of the plants along their axis. You also know that in dicotyledonous plants and gymnosperm, the lateral meristem, vascular cambium, or cock cambium appear later in life. These are the meristem that causes the increase in the girth of the organs in which they are active. This is known as secondary growth of the plant. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में जितनी भी चीजें बताई गई हैं इनको जो है हमने जो हमारा प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसमें हमने सबको पढ़ लिया है। तो उस चैप्टर का जो है स्लाइड मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ जहाँ पे मैंने इसको पहले ही आपको समझाया था। प्लांट ग्रोथ में एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब यहाँ पे जो है इलोंगेशन होगा, ठीक है, लेंथ में जो है आप यहाँ पे जो है लेंथ जो है इंक्रीज होगी। ओके, अब ये कहाँ पे होता है? आपको जो है रूट ग्रोइंग डीपर इन सॉइल, जो रूट यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये सॉइल है तो रूट जो है सॉइल में इंक्रीज करता है और शूट जो है ऊपर की तरफ जो है क्या करता है, लेंथ में इंक्रीज होता है। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट के एपिक्स में जो प्रेजेंट है उसको हम रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, शूट के एपिक्स में जो प्रेजेंट है उसको हम शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जिसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी जेलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये सारी चीजें होती हैं। और ये जो प्राइमरी ग्रोथ है और ये जो सेल्स हैं ये सारे के सारे जो है अ, हर प्लांट में जो है आपको देखने को मिलेगा, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स। वहीं पे जो है सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो ये जो है जनरली क्या होता है, थिकनेस और गर्थ में जो है यहाँ पे ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे प्राइमरी ग्रोथ में क्या हो रहा है, इलोंगेशन, तो यहाँ पे जो है थिकनेस, इस तरह से जो है ग्रोथ होगी। थिकनिंग ऑफ ट्री ट्रंक्स, फॉर्मेशन ऑफ वुड एंड बार्क। ओके, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल, तो कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का मतलब ये होता है कि ये जैसे ये क्या है, प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ लेटरली ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा, साइड में प्रेजेंट होगा। लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल क्या है यहाँ पे? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम। जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है वेस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम अपीयर लेटर इन लाइफ। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सब प्राइमरी ग्रोथ होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए चाहिए आपको जो है वुड, अगर वहां पे वुड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो लेटर इन लाइफ में आपको जो है अपीयर अपीयर होंगे, स्टार्टिंग से नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम है डिवाइड होकर के सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड कॉक। ये मेनली आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा और मोनोकॉट्स में बहुत ही रेयर होते हैं। ओके, तो ये जो जिम्नोस्पर्म वाला जो पार्ट है कि सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको कई बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। ओके, चलो। अब यहाँ पे फिगर 13.2 में आपको डायग्राम दिया हुआ है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। एरोज एग्जिबिट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गन। तो देखो यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल दैट इज द सॉइल लाइन। ओके, ये सॉइल लाइन है तो सॉइल लाइन के नीचे यहाँ पे रूट होगा। तो जो एपिक्स में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो क्या होंगी? रूट एपिकल मेरिस्टेम होंगी, ठीक है। शूट के एपिक्स में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो क्या होंगी? शूट एपिकल मेरिस्टेम होंगी। ये जो है शूट सिस्टम को क्या करेगी? पूरा डेवलप करेगी और रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट सिस्टम को जो है डेवलप करेगी। अब यहाँ पे साइड में अलोंग दी साइड, ठीक है, यहाँ पे आपको वेस्कुलर कैम्बियम देखने को मिल रहा है शूट में। ओके, और इधर भी आपको अलोंग दी साइड ऑफ रूट यहाँ पे आपको जो है वेस्कुलर कैम्बियम देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए यहाँ पे क्या होगा? ये रिस्पॉन्सिबल होगा। और एरो में आप देख सकते हैं ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये इस तरह से इस डायरेक्शन में जो है इंक्रीज करेगा, ग्रोथ करेगा। और यहाँ पे जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, तो शूट एपिकल मेरिस्टम क्या हो रहा है? पहले शूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे था, डिवाइड कर करके इसने यहाँ पे जो है इस तरह से ग्रोथ की है, ठीक है।
यहाँ तक बात समझ में आई? रूट एपिकल मेरिस्टेम पहले यहाँ पे था, ओके। रूट एपिकल मेरिस्टेम पहले यहाँ पे था, ओके। यहाँ पे था, जो कि वहां पे वो ग्रो कर करके वो जो है यहाँ पे इस तरह से इलोंगेट हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, तो अभी यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे है? यहाँ पे टिप में हो गया है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे टिप में प्रेजेंट है। और बाकी जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं? वो अपना जो कैपेसिटी है क्या करने का, डिवाइड करने का, उसको लूज कर लेती हैं, और वहां पे जो भी परमानेंट जो फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रोथ इज मेजरेबल। ठीक है, तो ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो। ग्रोथ एट ए सेल्युलर लेवल इज अ प्रिंसिपली अ consequence ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो सेल्युलर लेवल पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का जो अमाउंट है उसका क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो इसका जो है आपका इंक्रीज अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेलुलर लेवल पे ग्रोथ हो जाएगा। Since increase in protoplasm is difficult to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज है उसको मेजर करना क्या है? डिफिकल्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कुछ क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है। जैसे ग्रोथ इज देयर फॉर मेजर्ड बाई वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स, सम ऑफ विच आर इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। ठीक है, तो ग्रोथ को यहाँ पे कैसे मेजर किया जाता है कि फ्रेश वेट में जो है कितना इंक्रीमेंट है, ड्राई वेट में कितना इंक्रीमेंट है, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम में कितना वहां पे इंक्रीज हो रहा है, या फिर सेल नंबर में कितना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये जो सेल ये जो सेल थी, ये पहले इतनी आपको साइज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फिर इसका जो साइज बढ़ गया। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ ग्रोथ। लेकिन अगर यहीं पे यही सेल जो है यहाँ पे डिवाइड होकर के दो बना रही है, फिर ये डिवाइड होकर के इस तरह से चार जो है सेल्स फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेल का नंबर जो है, नंबर इंक्रीज हुआ है, और ये जो सेल का नंबर जो इंक्रीज हुआ है इसको भी एज अ ग्रोथ कंसिडर किया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ you may find it amazing to know that one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour, whereas cell in a watermelon may increase in the size by up to 3,50,000 times. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, क्या बोला जा रहा है? ये जो सिंगल मेज जो होता है, सिंगल मेज का यहाँ पे सिंगल रूट एपिकल जो मेरिस्टेम है वो गिव राइज कर सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है कितना? मोर देन 70,500 न्यू सेल्स पर आवर। तो हर घंटे ये कितना? 17,500 सेल ये क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। और वहीं पे अगर आप वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन का जो सेल साइज है वो इंक्रीज हो सकता है कितना? 3,50,000 टाइम्स। इतना बड़ा वो क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इन इंक्रीज इन सेल नंबर। फॉर्मर का मतलब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है मेज वाला, ठीक है, तो वहां पे बोला जा रहा है इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन इंक्रीज इन दी सेल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेज है तो इसमें जो है सेल क्या हो रही है? यहाँ पे एक सेल से बहुत सारी सेल जो है यहाँ पे बन रही है। तो ग्रोथ को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पे जो है सेल जो है इंक्रीज इन नंबर, नंबर में इंक्रीज हो रहा है। The latter expressed growth as an increase in size of the cell। और जो बाद का जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बता रहा है कि जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज इन साइज, एज ए इंक्रीज इन साइज यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। While the growth of the pollen tube is measured in terms of its length, and increase in surface area denotes the growth in a dorsiventral leaf। तो देखो यहाँ पे जो pollen tube होता है, pollen tube कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, ये जो है प्लांट रिप्रोडक्शन का ये क्या होता है? पार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पॉलन ट्यूब है जो कि ग्रो करता है, तो वो कैसे, इसको कैसे मेजर करेंगे? ये हमेशा लेंथ में इंक्रीज होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे ये क्या है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ को और क्या कहते हैं? डाइकॉट लीफ। तो इसका जो ये ग्रोथ इसका हुआ है या नहीं हुआ है, इसको हम देखते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना इंक्रीज हुआ है। पहले वो ऐसे था, अब वो इतना बड़ा हुआ है, तो वो कितना इसका जो है सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है। इस तरह से हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं ग्रोथ को। नाउ फेजेस ऑफ ग्रोथ।
The period of growth is generally divided into three phases, namely meristematic, elongation and maturation. तो यहाँ पे जो फेज ऑफ ग्रोथ है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है मेरिस्टेमेटिक फेज, फिर उसके बाद आता है इलोंगेशन, फिर उसके बाद आता है मैच्यूरेशन फेज. फिगर 13.3. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप्स. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको रूट टिप्स को देख करके इसको समझना. The constantly dividing cells, both at the root apex and the shoot apex, represent the meristematic phase of the growth. Okay. तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक फेज है वहां पे ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो आपको कहाँ पे मिलेगी? रूट एपेक्स में. ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम. शूट एपेक्स में शूट एपिकल मेरिस्टेम. और ये क्या होती है? कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं. इस जोन में जो भी सेल्स होती हैं. ओके. Now, these cells in these regions are rich in protoplasm, possesses large conspicuous nuclei. Their cell walls are primary in nature, thin and cellulosic with abundant plasmodesmatal connections. अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मेरिस्टेमेटिक फेज है या फिर मेरिस्टेमेटिक जोन है, इनकी जो सेल्स होती हैं इनमें बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म होगा. न्यूक्लियस जो है लार्ज होगा. ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियस जो है अच्छे से लार्ज होगा. प्राइमरी सेल वॉल, और इन ये जो सेल्स हैं इनका जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा? प्राइमरी होगा. और हमें पता है जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो क्या होता है? डेलिकेट होता है. ठीक है, उसमें हेमिसेल्युलोज का कंटेंट जो है ज्यादा होता है. ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्राइमरी सेल वॉल होगा वो कैसा होगा? थिन होगा, सेलुलोजिक होगा, मतलब कि सेल वॉल से बना होगा. और अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन. ठीक है, तो एक सेल जो है यहाँ पे क्या होता है? एक सेल जो है दूसरे सेल से इस तरह से ट्यूब के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं. इसी को प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे. नाउ these cells proximal just next away from the tip to the meristematic zone represent the phase of the elongation. अब यहाँ पे सेकंड आता है इलोंगेशन फेज. इलोंगेशन फेज को यहाँ पे बोला जा रहा है क्या? प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन. अब देखो यहाँ पे क्या होता है? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल दो टर्म होते हैं. इसको हमने चैप्टर 5 में हमने अच्छे से डिटेल में क्या किया था? डिस्कस किया था. तो प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब कि नियर ओरिजिन. डिस्टल का मतलब होता है डिस्टेंट मतलब कि दूर में, फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन. अब देखो ये जो मेरे जैसे आप ये जो ये चैप्टर 5 का फिगर है, फिगर 5.5, द रीजन्स ऑफ द रूट टिप. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, मतलब कि ये मेरिस्टेमेटिक क्या है? जोन है. अब ये क्या हो गया? ओरिजिन होगा. मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होगा? ओरिजिन होगा. यहीं से तो सारी की सारी सेल्स क्या हो रही हैं? ओरिजिनेट हो रही हैं. तो जो भी रीजन मेरिस्टेमेटिक जोन के क्या होगा? पास में होगा, उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल. और जो रीजन दूर होगा उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टल. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है इट इज प्रॉक्सिमल टू, इसको मैं क्या लिखूंगी? प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन. ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगी? प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन. लेकिन रीजन ऑफ मैच्यूरेशन को मैं अगर मेरिस्टेमेटिक जोन के कंपेयर में अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, बेसिस पे इस मेरिस्टेमेटिक जोन के बेसिस पे मैं कंपेयर करूं तो ये क्या है? दूर है. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? डिस्टल टू मेरिस्टेमेटिक जोन. ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर रीजन ऑफ इलोंगेशन है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ इलोंगेशन के बेसिस पर ये जो रीजन ऑफ मैच्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे ये जो इलोंगेशन फेज है या इलोंगेशन आप इसको जोन भी लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक जोन के ये क्या होगा? पास होगा. जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप. नाउ increased vacuolation, cell enlargement and new cell deposition are the characteristic of the cells in this space. तो ये जो सेल्स हैं इस रीजन में तो इनमें जो है बहुत ज्यादा वैक्यूलेशन होगा, वैक्यूल ज्यादा प्रेजेंट होंगे, सेल जो है इनलार्ज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे. एंड न्यू सेल वॉल जो है डिपोजिशन होगा. तो यहाँ पे ये सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल नहीं होगा, वहां पे और अदर मटेरियल्स का भी डिपोजिशन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा. ओके, नाउ मैच्यूरेशन फेज, इसको यहाँ पे पढ़ते हैं पहले. फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स, मतलब कि यहाँ पे ये क्या हो गया? ये जो मेरिस्टेमेटिक ये क्या है? ये एपेक्स ही तो है. ठीक है, ये क्या है? एपेक्स. अब इस एपेक्स से और दूर तो जस्ट नेक्स्ट. ठीक है, जस्ट नेक्स्ट टू द मेरिस्टेमेटिक जोन क्या था? रीजन ऑफ इलोंगेशन. अब इससे भी और दूर में आपको क्या मिलेगा? ये रीजन ऑफ मैच्यूरेशन मिलेगा. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है
further away from the apex that is more proximal to the phase of elongation. More proximal का मतलब क्या है? ये जो maturation phase है वो क्या होगा? ये जो मैच्योरेशन फेज है वो इलोंगेशन जो रीजन है उसके क्या है, पास में है, लेकिन दूर किसके है, अपेक्स के. ओके. Lies the portion of axis which is undergoing the phase of maturation. The cells of this zone attain their maximal size in terms of wall thickening and protoplasmic modification. तो यहाँ पे ये जो मैच्योरेशन फेज है इसको आप क्या कहोगे, मोर प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन. ठीक है. और इसको आप एक और क्या कहोगे, डिस्टल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक जोन से क्या है, दूर है. ओके. इस रीजन की जो सेल्स है ये अपनी जो मैक्सिमम जो साइज है उसमें वो पहुंच जाती हैं और यहाँ पे वॉल थिकनिंग जो है स्टार्ट हो जाता है. ओके. एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाते हैं. यहाँ तक बात समझ में आई. नाउ मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एंड सेल टाइप्स यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस रिप्रेजेंटिंग इन दिस फेज. तो ये जो सारी चीजें हैं इसके बारे में हमने जो है पहले भी बात कर चुकी है, हमने इस टॉपिक को पहले भी पढ़ चुका है. ओके. नाउ अब यहाँ पे ये फिगर 13.3 है, ये इसी चैप्टर का इमेज है. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक, जोन्स ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव इलोंगेटेड मोस्ट. अच्छा. तो यहाँ पे जो है पैरेलल लाइन टेक्निक के बारे में बात की गई है. पहले यहाँ पे ये जो जर्मिनेटिंग जो सीड है, ठीक है, यहाँ पे ये इतना छोटा है. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे पहले रूट सिस्टम जो है यहाँ पे डेवलप होगा, तो यहाँ पे इस तरह से क्या हो गया, इलोंगेशन जो है यहाँ पे हुआ है. क्या हुआ है, इलोंगेशन हुआ है. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जोन्स ए बी सी डी. तो यहाँ पे ये जो जोन है, ये जो जोन था ए था, उसके बाद का जो जोन है बी, फिर सी, फिर डी. ठीक है. तो ये जो एबीसीडी जो जोन है इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स, तो एपेक्स के एपेक्स कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो टिप है, ये जो टिप है वो क्या है, एपेक्स. उसके बिहाइंड, उसके पीछे जो यहाँ पे एबीसीडी जोन है वो बहुत ज्यादा जो है इलोंगेट होते हैं यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हो. ठीक है. और यहाँ पे जो जी एफ ई जो यहाँ पे है वो बहुत ही कम वहां पे इलोंगेशन आपको देखने को मिलता है. ओके. यहाँ तक बात समझ में आई. तो ये जो फॉर एग्जाम्पल ये जो एपेक्स है ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन है. ओके. ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, तो ये जो साइट ए है, ठीक है, ये जो जोन ए है उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन. ठीक है. अब ये जो यहाँ पे ये जो साइट सी है इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डिस्टल टू मेरिस्टेमेटिक जोन. ओके. लेकिन ए के कंपैरिजन में या फिर बी के कंपैरिजन में सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉक्सिमल हो जाएगा. ओके. चलो, आई होप कि आपको ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल का. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच अगेन, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल.